हेलो एवरीवन। कल हमने कूलम्स लॉ किया था। कूलम्स लॉ में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किया था। उसमें बेसिकली हमने क्या किया था, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी एक्ट करेगी, कितनी फोर्स अट्रैक्ट रिपेल करेंगे। या फिर हमने एक और चीज़ की थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें था कि एक चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ चार्ज के कारण फोर्स। तो वो सब आगे क्लियर है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जब वो कल हमने कूलम्स लॉ किया तो उसमें हमने देखा था कि दो चार्जेस हैं हमारे पास, लेट्स से Q1 Q2। इन दोनों के बीच में कोई रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। तो अब ये इतने डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं इन अ मीडियम, तो इनके बीच में ऐसा क्या है जिस वजह से ये दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पहले के कारण। तो इसको बाद में क्लियर किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज है, जो कोई भी चार्ज है, ये अपने सराउंडिंग मीडियम में क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। तो जैसे ही Q2 चार्ज हम लोग उस फील्ड में ला के रखेंगे तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज क्रिएट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ही करेगा, वेदर चार्ज इज एट रेस्ट और इन मोशन। तो चार्ज हमेशा अपने सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ही करेगा। और जैसे ही कोई दूसरा चार्ज, लेट से ये हमारा सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और ये हमारा है टेस्ट चार्ज जो हमारा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डोनेट होता है एंड दिस इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो हमारा Q2 है ये क्या है, हमारा टेस्ट चार्ज है। तो पर यूनिट Q2 चार्ज, यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है ड्यू टू Q1 व्हेन इट इज एट डिस्टेंस आर। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ से यूनिट क्या बन जाएगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा फोर्स का न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर इसी एक्सप्रेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को और ज़्यादा आगे खींचेंगे तो ई, देखो फोर्स हम कल पढ़े थे कूलम्स लॉ में, तो 1/4 पाई Q1 Q2 बाय आर स्केयर था, अपॉन क्या आ जाएगा Q2। तो Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस कम्स टू बी 1/4 पाई Q1 आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज हमारा यहाँ पे क्या है, Q1 चार्ज हमारा यहाँ पे सोर्स चार्ज है जिसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या है, Q1 से आर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। तो यहाँ से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आ गया। फिर से ये फॉर्मूला जो है, इसमें जो Q1 है दैट इज़ अ पॉइंट चार्ज, वेरी स्मॉल पॉइंट चार्ज है, और इसके कारण किसी भी आर डिस्टेंस पे फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे जैसे 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखो Q1 इंटू Q2 तो फोर्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और Q2 यहाँ पे क्या है, 1 कूलम। तो इस तरह से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो है Q2 जो है, दैट मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो, बहुत स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो ये अपनी फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेगा। तो हमारा टेस्ट चार्ज के कारण नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, हमने सोर्स चार्ज के कारण निकालनी, तो इस वजह से टेस्ट चार्ज हमारा काफ़ी स्मॉल होना चाहिए एज कम्पेयर टू Q1। आगे नेक्स्ट, तो अब इसे थोड़ा सा हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर से स्टार्ट किया था, यहाँ पे सिर्फ, तो ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है यहाँ पे। अभी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी समझेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं कैसे करें, बिल्कुल जो कल किया था हमने बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास लेट से एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है R1।
क्यू चार्ज है हमारा जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, और हमने इस क्यू चार्ज के कारण किसी भी इससे r डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है p पॉइंट के ऊपर। लेट से हमने p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, और p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं हम लोग r2 वेक्टर। आई होप आप सबको पोजीशन वेक्टर के बारे में क्लैरिटी होगी। ओके, तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आपको +1 रेफर करनी चाहिए प्लीज़। +1 में जाके आप देखिए क्या किया था वहाँ पे हमने। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज निकाल रहे हैं एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट एट पॉइंट p। वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, प्रॉपर वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। तो अब देखो, मैंने डेफिनेशन में भी ऊपर ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पर। जैसे हम एक इमेजिन कर लेट से यहाँ पे 1 कूलम चार्ज पड़ा हो, तो अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पे 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ लगती है, नेचुरली सी बात है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, तो फोर्स इस तरफ लगती है। तो दैट मीन जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स इन दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो अगर यहाँ पे ये क्यू चार्ज है प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा होगा तो ये इसे रिपेल करेगा, और हमें पता है रिपल्शन का मतलब है इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो यहाँ पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक तरह से चार्ज क्यू से अवे जा रही है। चार्ज क्यू से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे जा रही है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज से क्या है, अवे जा रही। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड नेगेटिव चार्ज आ जाती, क्योंकि उसने 1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ क्या करना था, अट्रैक्ट करना था। यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला था मैंने ऊपर। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये पॉइंट ए है तो इसे आप आर ए पी वेक्टर, ए से पी पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल्स टू 1/4πε0, जो चार्ज है क्यू अपॉन इसका स्केयर का डिस्टेंस हो गया, इनटू क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर ए पी। ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन है, ये ए पी क्या है, ए पी इज अ डायरेक्शन ऑफ, आर ए पी क्या है, आर ए पी इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब आप लोग इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने वेक्टर्स की नॉलेज से। वो क्या करना है आपने, जैसे अब पोजीशन वेक्टर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आर ए पी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब आपको पता है आर ए पी वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर है। ये जो वेक्टर है आर ए पी वेक्टर है ये वाला, तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड जो होगा आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसे आर लिख देंगे। तो आर ए पी वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आर के बराबर है। तो यहाँ पे नीचे आर स्केयर इंटू आर, आर क्यूब बन जाएगा, क्यूब बाय आर क्यूब, और इंटू क्या आ जाएगा, आर ए पी वेक्टर, आर ए पी वेक्टर। अब आप आर ए पी वेक्टर को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये सब कल भी किया था हमने। आर ए पी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, देखो ट्रायंगल और लगाओगे, आर वन प्लस आर ए पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर टू बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो आर वन प्लस आर ए पी वैक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर टू वैक्टर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आर ए पी वैक्टर क्या बन जाएगा, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंगली देखो, अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप पोजीशन वेक्टर बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं x1 y1 z1, और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 एंड z2, तो यहाँ से आप r2 एंड r1 की बहुत इजीली वैल्यूज डाल सकते हो। r2 पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, माइनस r1 वेक्टर को, सॉरी यहाँ पे r2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, z2 वेक्टर माइनस r1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, r1 i कैप प्लस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, तो अगर इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो दिस कम आउट टू बी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब। यहाँ से आई वाले को आई वाले के साथ माइनस करोगे तो x2 माइनस x1 के साथ क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो यहाँ से अब हमारे पास जो रिजल्ट बन गया है वो ये बन गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय आर क्यूब इंटू x2 माइनस x1। आई कैप का मतलब क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूँ, y डायरेक्शन में क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय आर क्यूब। यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं, एक्स वाई क्लियर कर दिया हमने, y2 माइनस y1। सिमिलरली आप z डायरेक्शन में लिख सकते हो, ई जेड विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब z2 माइनस
Z1। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण देखा हमने कि स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसके सराउंडिंग में 3D में होगी, तीनों एक्सिस के अलॉन्ग पॉसिबल है, एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब हमने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, ये कोई भी चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक स्पेस क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है अपने सराउंडिंग में, जिस वजह से कोई भी चार्ज अगर आप उस स्पेस में ला के रखोगे उसके सराउंडिंग में तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो हमने कूलम्ब्स लॉ में डिस्कस किया था। ओके, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को वो मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम सब ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सुना होगा 10th क्लास में। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी इमेजिन करते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल वे में देखूँ, लेट्स से हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। अगर इस प्लस क्यू के चार्ज के सराउंडिंग में अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज प्लेस करता हूँ, नेचुरल सी बात है ये इसे रिपेल करेगा। इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये 1 कूलम चार्ज मूव कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है ये इससे क्या है, कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव ऑन करता रहेगा। अगर मैं इसको 1 कूलम को यहाँ पे रख दूँ तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव ऑन करता रहेगा। अगर मैं इस 1 कूलम को यहाँ पे रख दूंगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव ऑन करता रहेगा। सिमिलरली तो इसके सराउंडिंग में आप अलग अलग जगह पे 1 कूलम को रखोगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन पे चलेगा और एक पाथ फॉलो करेगा। उस जो वो 1 कूलम चार्ज जो पाथ फॉलो कर रहा है, अगर हम उसे ट्रेस कर लेंगे तो वो जो लाइंस बन जाएंगी, जो लोकस बन जाएगा, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस electric field lines electric field lines are the locus of the path followed by unit positive charge when placed in a electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इस प्लस क्यू की। तो ये जो 1 कूलम चार्ज पाथ फॉलो कर रहा है, इसको जब हमने ट्रेस किया तो ये जो लाइंस बन गई हैं इन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें आइडिया लग जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है यहाँ पे। ओके, तो अब हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, अब देखो अगर 1 कूलम चार्ज है, ये मैंने अभी अभी बताया आपको, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज क्या है, रिपेल होगा, तो नेचुरल सी बात है वो इसे अवे जाने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वो इसे हमेशा क्या है, अवे जाने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होती हैं, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज के कारण वो अट्रैक्ट होता तो वो इसकी तरफ आता। तो डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज से क्या है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी फील्ड लाइंस की हमेशा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी ही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज वेयर एज टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अब अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये अलग अलग पड़े हुए थे, अलग अलग स्टडी की थी, अब एक दोनों चार्जेस एक साथ पड़े हुए, तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है तो यहाँ से जरूर रिपल्शन होगा, एट सेम टाइम ये अट्रैक्ट करेगा, तो वो चार्ज कुछ पाथ ऐसा फॉलो करेगा जिस वजह से क्या है वो इससे दूर जाएगा और इसके क्या है, पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो पाथ फॉलो किया है, फिर इसको अगर हम लोग अगर ट्रेस करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बने, तो अगर मैं डायरेक्शन मार करूँ यहाँ से अवे होगा, यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड होगा, तो यहाँ पे जाके वो क्या है, टर्मिनेट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव चार्ज से क्या है स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे क्या है वो टर्मिनेट हो जाएंगी। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा एरो अवे दिखाना है, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड दिखाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हो जाएंगी, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी, दैट इज, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, tangent to electric field lines give us direction of
इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया। जैसे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, टेंजेंट आप सबको पता ही है, विच टचेस द कर्व एट सिंगल पॉइंट। ओके, फोर्थ, अब ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहीं पे भी दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन भी आता है कि क्यों नहीं कर सकती। तो देखो, अगर एक पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच कर रही हैं, लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो एक पॉइंट पे टच करेगी, तो यहाँ पे एक टेंजेंट एक इस कर्व के अलॉन्ग बन जाएगा, एक टेंजेंट इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी पॉसिबल है और ये वाली डायरेक्शन भी पॉसिबल है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर तो ये हो सकती है, जहाँ ये हो सकती है, दो डायरेक्शन में कैसे पॉसिबल है। तो इट मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्शन होगी ही नहीं। ओके, मूविंग एंड टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा जिस तरफ से ओरिजिनेट होती हैं या टर्मिनेट होती हैं उसके हमेशा क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के हमेशा क्या होंगी, ये परपेंडिकुलर होंगी। जैसे हमारे पास लेट्स से एक स्फीयर है, अगर आपने स्फीयर के कारण प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो आपने इसके सरफेस के क्या है, हमेशा फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करनी है, कुछ इस तरह से। ठीक है, एरो आप डिपेंडिंग अपॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे आ जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो टूवर्ड बन जाता। बट ये फील्ड लाइंस हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर टू देयर सरफेस, सरफेस के हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब देखो, परपेंडिकुलर इसलिए होनी चाहिए, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है, परपेंडिकुलर क्यों होनी चाहिए, मैं यहीं पे बता देता हूँ। अगर हमारे पास लेट से कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से एक बात करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लस के हुए, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ना हो के उसके किसी थीटा एंगल के ऊपर होती, तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट आ जाते, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा। तो अब देखो, ई साइन थीटा चलो परपेंडिकुलर है, चार्ज को यहाँ से इधर खींचने की कोशिश करेगा, बट ई कॉस थीटा उस चार्ज को क्या अलोंग द सरफेस मूव करवाने की कोशिश करेगा। बट ऐसा नहीं होता कभी भी, चार्ज किसी गिवन स्फीयर के ऊपर अगर आप किसी कंडक्टर के सरफेस के ऊपर रख दोगे तो उसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे स्टेशनरी रहता है, ऐसा नहीं कि अलोंग द सरफेस मूव करता है। इसलिए ई कॉस थीटा को क्या है, जीरो होना पड़ेगा, कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, कॉस थीटा जीरो है अगर, तो थीटा की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 90। तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस होनी चाहिए। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमने पर यहाँ पे पढ़ा भी है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाते हैं, इन बिटवीन दे आर कंटिन्यूस कर्व। पॉजिटिव से नेगेटिव में ये कंटिन्यूस कर्व है, यहीं यहाँ पे कहीं पे डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। बट नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके ये क्या है, खत्म हो जाती है, एक क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब ऐसे घूम के नेगेटिव से वापस पॉजिटिव की तरफ नहीं आती। तो इसीलिए इसमें ये कंटिन्यूस कर्व होती हैं बट दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और भी एक आधी प्रॉपर्टी होगी, ऑलमोस्ट ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में चांसेस काफ़ी रहते हैं। नेक्स्ट ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा हमने। तो देखो, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट उनका नेचर ऑपोजिट होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और अगर इन्हें किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ combination of a system of two equal and opposite charges separated by certain distance। ओके, यहाँ पे एक और डेफिनेशन है जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पी से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज इक्वल्स टू इन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इनटू इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। जो मैंने 2l ले रखा है तो 2 लिख सकते हो आप, r भी लिख सकते हो यहाँ पे, वो आपकी इच्छा है। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल्स टू कूलम मीटर। ठीक है, टू का कोई यूनिट नहीं क्योंकि चार्ज का क्या कूलम, एल का मीटर आ गया है, तो इसीलिए यूनिट क्या आ गया, कूलम मीटर आ गया। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, जो ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो नेचुरल सी बात है इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो जो पी की डायरेक्शन होती है हमेशा, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, डायपोल है, तो इसके कारण
डायरेक्शन जो होगी कुछ इस तरह से होगी, पी की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ये हो गया हमारा डायपोल मूवमेंट, इसकी वेक्टर क्वांटिटी भी बता दिया है मैंने आपको। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट इट्स एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ये हमें डिस्कस करनी है अब जो। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल सबसे पहली जो डेरिवेशन है वो इसके एक्सियल पॉइंट की बात करें हम लोग, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले देखो एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है। तो एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जो इन दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइन कर रही है, ये इसकी एक्सिस होती है, तो इसी की एक्सिस के कहीं पे भी कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप इधर भी ले सकते हो, यहाँ 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 कहीं पे भी ले सकते हो। तो मैंने लेट कर लिया जो ये पी पॉइंट है वो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। कहाँ से, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। अगर इन दोनों की डायपोल लेंथ, 2L क्या होता है, डायपोल लेंथ बोल देते हैं इसे, तो ये L हो जाएगा, ये भी L हो जाएगा, इसीलिए 2L लिया था ताकि ये सेंटर से जब डिस्टेंस लेंगे तो ये L में डिवाइड, अदरवाइज आपको L/2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ओके, तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो पी पॉइंट के ऊपर हमने ये एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। तो यहाँ पे भी कल की तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, पी पॉइंट के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण निकाल लेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फिर उनका वेक्टर सम कर देंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E1, दैट विल बी इक्वल्स टू, हमने अभी पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन, देखो क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, देखो अगर ये R है ये L है, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से क्या होगी, अवे होगी कि टुवर्ड अवे होगी, E1 की डायरेक्शन में यहाँ पे मार्क कर दिया, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण भी पी पॉइंट के ऊपर निकाल लेते हैं, E2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, अब माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर ये है एल ये है, तो टोटल कितना हो गया, आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज की तरफ होगी, तो पी पॉइंट के ऊपर चार्ज की तरफ E2 कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट वेक्टर सम करना है। तो देखो बेटा दो वेक्टर्स हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इनका सिंपल यहाँ पे एक्स वाई करके रिजोल्व करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान रहा हूँ तो एक पॉजिटिव एक्स में एक नेगेटिव एक्स में, तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E2 प्लस माइनस E1। माइनस E1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो E2 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस आर प्लस एल, सॉरी आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन आ गया ब्रैकेट में, 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये तो आपका सिंपल अलजेब्रा है जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते भी हैं, वही चीज़ करेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये टर्म सीधा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप स्किप कर रहा हूँ, आप करके भी देख सकते हो। नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये स्क्वायर पूरे के ऊपर भी ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ये वाला स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ओके, ऊपर सिंप्लीफाई करोगे तो आप जब इसे ओपन अप करोगे ब्रैकेट को, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस 4RL रह जाएगा। सिंप्लीफाई करके आप करके भी देख सकते हो, इसे एक्सपेंड करके देखना है तो यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, ऐसे 2 एक बाहर लिख लेते हैं, क्यू आ गया है और 2L हो गया है और R आ गया है नीचे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का 2 आ गया। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा ब्रेकअप करके क्योंकि इससे क्या लिखा जा सकता है, क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डायपोल लेंथ, तो क्यू इंटू 2L क्या बन जाएगा यहाँ पे, डायपोल मूवमेंट। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल
स्केयर का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी साथ साथ चल रहा था। ये नेगेटिव साइन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वो होगी नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन हमें किसे बोला था, देखो यहाँ से E1 को नेगेटिव लिखा था, E1 जिस तरफ है उस तरफ है। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अगर आप यहाँ पे डायपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, P। तो जो डायरेक्शन P की है वही डायरेक्शन यहाँ पे क्या बन रही है, E की बन रही है। तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसका हमने रिजल्ट भी लिख लिया है, ये हमारा रिजल्ट है बेटा। ओके, तो ये फॉर्मूला आप सीधा यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला यूज करते हो ध्यान रखना, ये जो L है, इस L का मतलब है हाफ डायपोल मोमेंट, क्योंकि हाफ डायपोल लेंथ, सॉरी टोटल डायपोल लेंथ कितना है, 2L है, तो L क्या हो जाएगा उसका हाफ। तो अगर आपको लेट से दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो L की वैल्यू आप 2.5 कंसिडर करोगे। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये गलती बहुत बच्चे करते हैं, तो आपने नहीं करनी। अच्छा, कई बार लिखा होता है शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल इसलिए लिखा होता है, शॉर्ट डायपोल ये कहना चाहते हैं वो कि जो L की वैल्यू है, डायपोल लेंथ जो है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू R। तो अगर इसमें आप L को नेग्लेक्ट कर दोगे एज कंपेयर टू R, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1/4 पाइप साइन और 2p/r। अच्छा, L नेग्लेक्ट हो गया, नीचे R स्केयर स्केयर R4 हो गया, तो ये कैंसिल आउट होकर नीचे क्या आ गया, R³ बन गया, तो ये कम आ गया 1/4 पाइप साइन और 2p/r³। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये शॉर्ट डायपोल के लिए, ये अगर आपको डायपोल लेंथ दे रखी है तो फिर कंसिडर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे यह है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सियल पॉइंट पे आ गया रिजल्ट। अब हम लोग जो नेक्स्ट डेरिवेशन करने वाले हैं वो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हमें क्या कंसिडर करना होता है सबसे पहले इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। तो दूसरी अब जो नेक्स्ट डेरिवेशन है, ये दोनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, आती हैं। तो जो नेक्स्ट है दैट इज इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। ओके, तो ये इसकी एक्सिस है। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, ये एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस एल इधर आ गया, एल इधर आ गया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा उसे इक्वेटोरियल पॉइंट बोल देते हैं। लेट्स से ये पी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इस पी पॉइंट के ऊपर अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो प्लस क्यू एंड माइनस क्यू के कारण इनको ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके, तो अब पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पी पॉइंट क्या है, हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट। और लेट्स से ये जो पी पॉइंट है इसके सेंटर से पहले की तरह आर डिस्टेंस पे है। इन दोनों फार्मूलाज में जो हमारा आर रहेगा, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। एल इज हाफ डायपोल लेंथ, 2L इज टोटल डायपोल लेंथ। ओके, अब अगर मैं पहले ही पी की डायरेक्शन बताऊं तो पी की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू होगी। और पी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्यू इंटू 2L होगी हमारी। ओके जी, अब सबसे पहले फिर से वही चीज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। प्लस क्यू के कारण एंड माइनस क्यू के कारण अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड 1/4 पाइप साइन नॉट क्यू अपॉन चार्ज से पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, तो दिस कम्स टू बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी यही आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आइसोस्केलस ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स थीटा थीटा सेम हो जाएंगे, ये साइड सेम है। ओके, तो नीचे क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, नीचे सिंपल क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, अच्छा इसकी डायरेक्शन भी मार्क कर लेते हैं। प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे होगी कि नहीं होगी, तो E1 की डायरेक्शन हमने अवे मार्क कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाइप साइन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में था, स्क्वायर करोगे तो वो फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। बट डायरेक्शन देखो, E2 की डायरेक्शन क्या होगी, फिर से देखो कल भी मैंने आपको ये चीज क्लियर की थी कि जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट होगी। कल
भी ये बात हुई थी, आज भी वही चीज़ है, क्योंकि फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज को ये क्यू चार्ज ज्वाइन कर किस लाइन के लॉन्ग कर रहा है, इस लाइन के लॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी लाइन के लॉन्ग की। अब एरो जो होगा वो चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक, पॉजिटिव से आगे होती है। तो ये दो वेक्टर्स बन गए। अब आप देख लो इन दोनों की डायरेक्शन ना तो एक्स है ना वाई है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मेरी वाई एक्सिस बन जाती है, और लेट से ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस बन जाती है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स बन गए। तो रिजॉल्व करोगे E2 का इस तरफ क्या कंपोनेंट आ जाएगा, E2 कॉस थीटा। सिमिलरली E1 को रिजॉल्व करोगे तो E1 का आ जाएगा E1 कॉस थीटा। अब E1 को इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, E1 साइन थीटा। और E2 को रिजॉल्व करोगे इधर तो E2 साइन थीटा। तो अब हमने फिर से नेट एक्स एंड वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उनका क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो डायग्राम सबको याद है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग, सबसे पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अगर आप सब डायग्राम के ऊपर ध्यान दोगे, डायग्राम में हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई डायरेक्शन है, देखो E1 साइन थीटा ऊपर को है, E2 साइन थीटा नीचे का, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, E1 साइन थीटा प्लस माइनस E2 साइन थीटा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन जस्ट क्यों है, क्योंकि उसका कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में रिजॉल्व। E1 E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये बिल्कुल सेम हो जाएंगे, तो ये जीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, EX विल बी इक्वल्स टू क्या देगा, जैसे डायग्राम को देखेंगे तो देखो बेटा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग आ रहे हैं। E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव एक्स में आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, दोनों पॉजिटिव साइन है, सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो अब E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, 2E1 cos थीटा लिख सकते हो। यहाँ पे E1 E2 क्या है, बराबर है, तो इनका 2E1 cos थीटा लिख सकते हो। ओके, 2E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाइप साइन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, उसी ट्रायंगल को, डायग्राम में ट्रायंगल उठाते हैं ये वाला, इसमें cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या बन जाएगा, L अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, रेस्ट पर हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाइप साइन नॉट क्यों, ये 2 को एल के साथ लिख लेते हैं, 2L, समझ गए होगे मैंने क्यों लिखा है, ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। तो दिस कम आउट टू बी 1/4 पाइप साइन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2। ओके, तो ये हमारा जो है ये रिजल्ट बन गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब अगर आप डायग्राम को फिर से ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ आई हुई है, पॉजिटिव एक्स की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब है इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है, ऑपोजिट हो रही है। एक्सियल पॉइंट पे डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, इक्वेटोरियल पे क्या है, ऑपोजिट है। यहाँ पे भी आप एक कंसेप्ट उठा सकते हो शॉर्ट डायपोल वाला। तो अगर यहीं पे आप लोग शॉर्ट डायपोल की बात करोगे, शॉर्ट डायपोल मींस आपको एल की वैल्यू क्या है, नेग्लेक्ट करनी है। तो एल की वैल्यू नेग्लेक्ट कर दोगे, ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1/4 पाइप साइन P अपॉन आर क्यूब, ये रिजल्ट बन जाएगा। अगर आप एक्सियल पॉइंट वाला रिजल्ट देखोगे और इस रिजल्ट को देखोगे, तो आप देखोगे फॉर शॉर्ट डायपोल, डायपोल्स ऑब्वियसली बात है, हमेशा डायपोल लेंथ काफ़ी स्मॉल होती है। ओके, फॉर शॉर्ट डायपोल्स आप देखो रिजल्ट, एक्सियल पॉइंट पे जो रिजल्ट आया है वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल पॉइंट वाला रिजल्ट बन रहा है। वहाँ पे 2P बना था, यहाँ पे क्या है, P बन रहा है। तो ये रिजल्ट भी सीधा याद रखना है आपने। ओके, अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। तो हमने एक्सियल पॉइंट पे निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला है। अब एक और छोटी सी डेरिवेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ना इक्वेटोरियल है ना एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, ये थोड़ी सी टफ है, ये बोर्ड पॉइंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें ध्यान में रखनी है ये, इसका रिजल्ट हमारे काम आ सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, प्लस क्यू चार्ज है,
और एक है माइनस क्यू चार्ज। इन दोनों के कारण फिर से सेंटर से किसी भी आर डिस्टेंस पे जो इसकी एक्सिस के साथ लेट से उसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, हमारा थीटा एंगल बना रहा है। अब हमने पी पॉइंट पे निकाल लिया, ना 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना एक्सियल है। एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू 0 होती है, इक्वेटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू 90 बन जाएगी। हमने किसी भी जनरल पी पॉइंट पे निकाला। देखो अगर आप ध्यान दोगे डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमारा डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी, पी। ओके, अगर मैं पी को रिजॉल्व करूँ, पी को मैं दो एक्सिस में रिजॉल्व करना चाहता हूँ। एक तो मैं देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा हमारा। तो जो डायपोल मूवमेंट पी है, अब देखो हम लोग यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इससे इजी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक डायपोल है पी, इस डायपोल को हमने दो डायपोल्स में रिजॉल्व कर लिया है। इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, जो कि क्या आ जाएगा, पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा पी साइन थीटा। ओके, तो हमारे पास अब जो रिजल्ट बनने वाला है, अब देखो जो पी कॉस थीटा डायपोल है, इसके लिए पी पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो इसके अलॉन्ग है, मतलब इसके एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा। और जो पी साइन थीटा है बिल्कुल ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो पी साइन थीटा डायपोल के लिए मैंने क्या किया है, एक पी डायपोल को दो डायपोल्स में डिवाइड कर दिया है, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। जो रिजल्ट पी का होगा वो इन दोनों का मिला के बनेगा, मतलब पी कॉस थीटा डायपोल का एंड पी साइन थीटा डायपोल का रिजल्टेंट जो होगा पी डायपोल के बराबर होगा। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग दिस डायपोल मूवमेंट हम इन दोनों डायपोल्स को स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले पी कॉस थीटा वाले डायपोल के कारण एक्सियल पॉइंट है, तो शॉर्ट मान के चल रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा का कारण क्या होगा, तो हम लोग एक्सियल वाला रिजल्ट यूज करेंगे, 1/4 पाइप साइन नॉट। यहाँ पे क्या होता था, 2 पी कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाता था, सेंटर से डिस्टेंस आर है, सेंटर से डिस्टेंस आर ले लेते हैं, तो ये आर डिस्टेंस है तो आर क्यूब आ जाएगा। रिजल्ट हम पहले ड्राइव, यहाँ पे मैंने पी नहीं लिखा, पी कॉस थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डायपोल है पी कॉस थीटा डायपोल है जिसकी ये एक्सिस के ऊपर रहता है। अब हमें एक चीज और क्लियर है, एक्सियल पॉइंट पे जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो E1 की डायरेक्शन हमारी क्या है, ये बन जाएगी। सिमिलरली अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, अब इस डायपोल को स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा वाले डायपोल के लिए पी पॉइंट हमारा क्या आएगा, इक्वेटोरियल आ गया, 90 डिग्री पे लाई कर रहा है। तो E2 दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाइप साइन नॉट, वहां पे रिजल्ट बना था पी साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, आर क्यूब। और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन अगर इधर है तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में E2 की डायरेक्शन आ जाएगी, ये वाली E2 की डायरेक्शन हमारी ये बन गई है। तो अब इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वही हमारा क्या होगा। अब हमें ये पता है इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस मान लूँ और इसे मैं अगर वाई एक्सिस मान लूँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, वो निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर्स बहुत यूज़ कर रहा हूँ तो जिनको वेक्टर्स में दिक्कत है उन्हें दोबारा से देखना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू इन दोनों वेक्टर्स का जो होगा E1 प्लस E2 का रिजल्टेंट होगा। वो मैंने ट्रायंगल वाला लगाया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट E2 है, वाई कंपोनेंट E1 है, तो इनका निर्धारण कर लेंगे। तो ये जब इसको डालोगे आप लोग, तो ये क्या आ जाएगा, जब इनका स्केयर करके डालोगे यहाँ से 1/4 पाइप साइन नॉट भी कॉमन आ जाएगा, पी भी कॉमन आ जाएगा और आर क्यूब भी कॉमन आ जाएगा। और स्केयर था तो इसलिए वो रूट से भी बाहर चला जाएगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। और अंदर क्या रह जाएगा, एक तो ये रह जाएगा 4 कॉस स्केयर थीटा और प्लस साइन स्केयर थीटा। अब आपको पता है साइन स्केयर थीटा को आप 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा लिख सकते हो। अगर आप वैसे डालोगे वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या रह जाएगा, 3 कॉस स्केयर थीटा प्लस 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरफ लाई करेगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, लेट से आप इसके साथ अगर लेट से आपने लेट कर लिया, ये अल्फा एंगल बनाना है यहाँ पे, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, फिर से वही वेक्टर सम वाला की बात कर रहा हूँ, ये आ जाएगा tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, E1/E2 आ जाएगा।
E1/E2। आप अगर E1 और E2 की यहाँ पे वैल्यूज़ भी डालते हो तो आपके पास ये क्या रिजल्ट बन जाता है, यहाँ से आप E1 E2 की वैल्यू डाल सकते हो, ये रिजल्ट आपका थीटा की टर्म में आ जाएगा। तो थीटा ये एंगल है तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपको थीटा दे रखा है, आप अल्फा भी निकाल सकते हो और किसी भी पी पॉइंट के ऊपर जो कि उसकी एक्सियल के साथ उस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो थीटा एंगल बना रहा है उसके लिए रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डालोगे तो एक्सियल का रिजल्ट आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 डालोगे तो आपके पास इक्वेटोरियल का रिजल्ट भी आ जाएगा। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो पिछले वाला रिलेशन अपना। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। डाइपोल वाला ही पार्ट कंटिन्यूटी में है हमारा। तो अब जो नेक्स्ट है, अगर हम लोग एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है उसके ऊपर वो पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा वो बाद में पढ़ लेते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, ये सीधा है, ये बोर्ड पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा यहाँ पे फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है जो मैं वहाँ पे शायद बताना भूल गया, वो ये होती है कि यूनिट रीजन में, यूनिट एरिया में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे यहाँ पे अगर मैं यूनिट एरिया लूँ, यहाँ पे लूँ, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही होंगी वो सेम होंगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। ओके, तो यहाँ पे एक डाइपोल है, लेट्स सी माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। तो डाइपोल मूवमेंट पी डाइपोल मूवमेंट है इसकी, जो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। लेट से जो डाइपोल मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है जो डाइपोल है। इस वक्त इसके ऊपर क्या होगा, देखो दोनों चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइपोल की नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को क्या है, इस तरफ लगेगी फोर्स। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दी थी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनटू जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यहाँ पे क्या होगा, क्यू इनटू ए, नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर डायरेक्शन जो फोर्स की आ जाएगी वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो इस तरफ लगेगी। देखो आपने 11th क्लास में कपल का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, यहाँ पे देखोगे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज लग रही हैं, दोनों फोर्सेज पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पे कपल क्रिएट हो जाएगा। और इस कपल की वजह से यहाँ पे टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेंगे वो कितना होगा, अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछ ले नेट फोर्स कितना लगेगा इस डायपोल के ऊपर, तो नेट डायपोल मूवमेंट, नेट फोर्स जो लगेगा वो जीरो होगा, बट टॉर्क नहीं जीरो होगा। टॉर्क कितना होगा, कपल के कारण टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो लग रहा है क्यू ई इंटू दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर डायपोल लेंथ 2l है बेटा, तो ये थीटा एंगल है, तो ये सामने वाली साइड क्या आ जाएगी 2l साइन थीटा। ट्रायंगल ट्रिग्नो आती है हम सबको, ये 2l है ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2l साइन थीटा। अब देखो क्यू इंटू 2l को क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, पीई साइन थीटा। तो टॉर्क क्या बन गया है, पीई साइन थीटा। और अगर हमें टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, टॉर्क विल बी इक्वल साइन थीटा है, साइन थीटा का मतलब इन दोनों का क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी क्रॉस ई। साइन थीटा का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है, तो साइन थीटा का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, और कॉस थीटा का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हमारा साइन थीटा आ रहा है और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है पी एंड ई, तो हमारे पास टॉर्क की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पी क्रॉस ई आ जाएगी। अब आप लोग टॉर्क के यहाँ पे स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर सकते हो। टॉर्क जीरो कब हो जाएगा, टॉर्क जीरो कब हो जाएगा, जब साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। साइन थीटा जीरो कहाँ पे होता है, जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी जहाँ 180 डिग्री। इसका मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक डायपोल को रखते हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो है ही है। टॉर्क जीरो कब होगा, जब थीटा जीरो पे होगा जहाँ 180 पे, मतलब वो इक्विलिब्रियम में कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम का चलता है सिस्टम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, उसके ऊपर नेट फोर्स एंड टॉर्क क्या है, जीरो एक्ट करे। तो वो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी और 180। तो यहाँ पे डायपोल क्या होगा, इस पोजीशंस के ऊपर डायपोल इज इन इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये भी आपके लिए एक टॉपिक है, तो आप ये चीज़ को भी मतलब +1 से रेफर करिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर नहीं समझ आता तो मैं बता दूंगा आपको। वैसे थीटा जीरो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे
180 के लिए क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो आप अगर नहीं पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल, तो +1 को रेफर करिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। ओके, तो ये हमारा टॉर्क का कंसेप्ट आ गया है। अगर आप इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज नहीं होंगी, जिस वजह से नेट फोर्स भी कुछ एक्ट करेगी और नेट टॉर्क भी एक्ट करेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो एक्ट करती करती है, टॉर्क तो एक्ट करता ही करता है, साथ में फोर्स भी एक्ट करती है। ओके जी, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, एक और डेरिवेशन है, नेक्स्ट एक टॉपिक और है जो डायपोल का है, ये लास्ट टॉपिक है डायपोल का। ओके, ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आप एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे, उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ इन्वॉल्व रहता है। आगे, तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो इस डायरेक्शन में है कुछ हमारी, यहाँ पे एक डायपोल पड़ा हुआ है पहले की तरह -q + q, और थीटा एंगल बना रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ p, डायपोल मूवमेंट। आगे, तो अब यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि इस वक्त इसके ऊपर टॉर्क कितना एक्ट कर रहा होगा, PE साइन थीटा एक्ट कर रहा होगा। अगर आप डायरेक्शन में पहले पिछली वाली डेरिवेशन में देखोगे, ये टॉर्क किस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा होगा इसे। तो अगर मैं इसके ऊपर एक वर्क डन करूं इन मूविंग इट बाय स्मॉल एंगल डी थीटा, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा इसे स्मॉल डिस्प्लेस करने के लिए, स्मॉल वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल in displacing it by स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अगेंस्ट फील्ड। देखो, वो फील्ड का टॉर्क इस तरफ है, तो मैं अगेंस्ट द फील्ड टॉर्क क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो वर्क डन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने PE साइन थीटा डी थीटा किया है, तो ये स्मॉल वर्क डन हो गया है। तो टोटल वर्क, लेट से मैं उसे इनिशियली θ1 पोजीशन थी, यहाँ से उसे θ2 पोजीशन पे लेके जाना चाहता हूँ, तो स्मॉल वर्क डन निकाला है। देखो, टॉर्क थीटा के साथ वेरी कर रहा है, तो हमें भी जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाना है वो वेरी करना पड़ेगा, इसीलिए स्मॉल वर्क डन निकाला है। अब टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो टोटल वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो W विल बी इक्वल्स टू सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ DW इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा, और लेट से इनिशियली θ1 से θ2 मूव कर रहे हैं। ओके, PE कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा θ2 टू θ1, तो जब लिमिट डालेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा P माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। ओके, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया है। आपको सीधा न्यूमेरिकल वर्क डन का भी आ सकता है, जरूरी नहीं पोटेंशियल, अगर आपको वर्क डन का क्वेश्चन आए तो यही आ जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सी बात है, जो आपने एक्सटर्नल वर्क डन किया है टॉर्क डायपोल के ऊपर अगेंस्ट द टॉर्क ऑफ फील्ड, वही डायपोल के अंदर क्या है, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन विच विल बी इक्वल्स टू PE माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। वर्क एनर्जी थ्योरम उठाइए मैंने, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी U2 माइनस U1। तो अगर लेट से इनिशियली θ1 90 होता, ठीक है, तो कॉस थीटा 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U1 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें ये वैल्यूज डालते हैं तो U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस PE कॉस थीटा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब है माइनस PE कॉस थीटा 2, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल, किसी भी थीटा एंगल के ऊपर जो एनर्जी स्टोर होगी माइनस PE कॉस थीटा होगी। तो ये एनर्जी स्टोर होती है किसी भी डायपोल के अंदर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार थीटा एंगल बना रहा है। तो आप इसे PE कॉस थीटा लिखा हो तो डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप इसे U को, बट माइनस साइन जरूर साथ में लिखना है यहाँ पे। ओके, अब इसमें भी आप स्पेशल केसेस डिस्कस कर सकते हो, जैसे अगर इसी फॉर्मूला में अगर आप देखोगे थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डालूं, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा, कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस PE बन गया ये। और अगर थीटा की वैल्यू 180 डालता हूं मैं, तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस PE आ जाएगी। देखो, माइनस PE मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, प्लस PE
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, थीटा के ऊपर 0 आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, इन दो वैल्यूज़ के बीच में क्या है, ऑसिलेट कर रही है। और या जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहीं पे आपका जो सिस्टम होता है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसीलिए पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको सीधा बोल दिया था थीटा 0 के ऊपर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ से वो क्लियर भी हो रहा है कि थीटा 0 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी मिनिमम होगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड में इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए माइनस पीई प्लस पीई से छोटा है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं इंडिकेट कर रहा है, इसको मैग्नीट्यूड में कंसिडर करेंगे हम लोग। ओके, अब एक इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हो गया है हमारा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला लिखा था 1/4πε0 क्यू बाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला लिखा था 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बोला था ये क्या है, एक क्यू चार्ज है आपके पास और इससे किसी आर डिस्टेंस के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला काम चल जाता है आपका पॉइंट चार्ज की। बट व्हाट अबाउट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कल मैंने आपको 2-3 टर्म्स बताई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उनके अगर हमारे पास कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल ये वाली डेरिवेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट से। हमारे पास एक रिंग है, रिंग है हमारे पास, और रिंग को मैंने चार्ज कर रखा है लेट्स से। ओके, अब रिंग के ऊपर, रिंग इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है ये पॉइंट चार्ज के लिए, रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है। तो अब अगर ऐसे इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो इसके लिए कैसे यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे इसके। एक्सियल पॉइंट फिर से ये इसकी एक्सिस है रिंग की, तो इसके एक्सियल पॉइंट पे किसी भी पी पॉइंट पे हमने क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो देखो बेटा, जो हमने रिजल्ट लिखा है ये पॉइंट चार्ज के लिए, तो हमें यहाँ पे भी क्या है, इस रिंग के सरकमफ्रेंस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसमें हमें एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पे एक डी क्यू कंसिडर कर लिया है। लेट्स से ये आपकी वाई एक्सिस है, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये जो है हमारी जेड एक्सिस है। रिंग जो है हमारी, रिंग किस प्लेन में पड़ी हुई है, वाई जेड प्लेन में पड़ी हुई है, उसकी एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल डी क्यू पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है। तो इस डी क्यू के कारण यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके रिजल्ट को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। लेट्स से रिंग का रेडियस जो है बेटा मैं वो ए कंसिडर कर रहा हूँ, और रिंग के सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले स्मॉल पॉइंट चार्ज डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डी क्यू चार्ज, तो पॉइंट डी क्यू इज अ पॉइंट चार्ज के लिए हमारा फॉर्मूला वही रहेगा 1/4πε0, चार्ज डी क्यू है, अपॉन क्या आ जाएगा, इसका स्केयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ठीक है, रूट हट जाएगा, इसे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं डीई। अब डीई की डायरेक्शन क्या होगी, लेट्स इसके पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें पता है इससे क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी, तो डी की डायरेक्शन लॉन्ग द चार्ज लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड द पॉइंट, तो डीई की डायरेक्शन कुछ ये आ जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या है, थीटा आ जाएगा। अब रिंग जो है सिमेट्रिक है, अगर मैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट एंड पे यहाँ पे भी डी क्यू कंसिडर करूँ, तो इस डी क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ पी पॉइंट के ऊपर कुछ इस तरफ आ जाएगी डीई, तो ये एंगल भी बिल्कुल थीटा हो जाएगा, ये थीटा थीटा होंगे, बिल्कुल सिमेट्री बन रही है, तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ये हमारी जेड एक्सिस हो जाएगी और ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग डीई साइन थीटा, एंड इसका भी एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा डीई साइन थीटा, और कॉस कंपोनेंट इधर आ जाएगा इसका डीई कॉस थीटा, और सिमिलरली इसका भी आ जाएगा डीई कॉस थीटा। तो इस तरह से अगर आप डी के अलग अलग जगह पे कंसिडर करते जाओगे तो हमारे जो ये कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट है, वो कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचते जाएंगे, कॉस कंपोनेंट्स बचते जाएंगे। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जेड वाली तो खत्म ही हो जाएगी, सिर्फ कौन सी रहेगी, एक्स वाली, वाई और जेड वाली कैंसिल आउट होती रहेगी, एक्स वाली रह जाएगी। तो यहाँ पे जब आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक सीधा इसको नहीं इंटीग्रेट करना है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबसे पहले डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
सिमेट्री के कारण इजी हो गया यहाँ पे कि एक कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गया। अदरवाइज इसको इंटीग्रेट करके जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग निकालते, फिर वाई वाला भी निकालते, एक्स वाला भी निकालते। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ई दैट विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब कई बच्चे मोस्टली यहाँ पे 2d cos थीटा, सर एक कंपोनेंट इसका है एक कंपोनेंट इसका है, वो गलत है। सिर्फ 2d क्यू कंसिडर, ऐसे स्मॉल डी क्यू यहाँ पे कितने कंसिडर किए जा सकते हैं, इन्फानाइट। तो यहाँ पे डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा प्लस डी cos थीटा इन्फानाइट टाइम्स ऐड हुआ, इसीलिए सबमिशन के लिए हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। डी की वैल्यू क्या है, 1/4 पाइप साइन नॉट डी क्यू को डी क्यू ही लिखा रहने दो। आप डी क्यू को एक और चीज कर सकते हो, वो मैं अभी बताता हूँ। ओके, कॉस थीटा को यहाँ से इस कॉस थीटा क्या लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मतलब हाफ लिख लेते हैं। तो अब एक चीज और लिख सकते हो, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी कल मैंने बताया था, क्योंकि चार्ज जो है उसकी लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट पर यूनिट लेंथ। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2πa। और इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये स्मॉल लेंथ dl है, इसको dq/dl भी लिखा जा सकता है। यहाँ से dq की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी जा सकती है, लैम्डा इंटू dl। लैम्डा भी कांस्टेंट है, देखो x की वैल्यू, dq आप कहीं पे भी कंसिडर कर लो, सेंटर से डिस्टेंस x ही रहने वाला है, रेडियस भी a रहने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन में dl रह जाएगा। तो dl की लिमिट्स क्या है, 0 से 2πa। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे दिस कम आउट टू बी 1/4 पाइप साइन नॉट लैम्डा बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। यहाँ पे x आ गया, dl की इंटीग्रेशन करके ये आ जाएगा 2πa। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अच्छा, इसको और भी लिख सकते हो, लैम्डा इंटू 2πa को यहाँ से क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू 2πa को क्यू भी टोटल चार्ज ऑन रिंग भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इसकी डायरेक्शन क्या है, लॉन्ग एक्स डायरेक्शन है ये हमारा, अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम, जो हमने डायग्राम बनाई है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सिस के अलॉन्ग है। आप एक्स डायरेक्शन लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो एक्सिस ऑफ रिंग के अलॉन्ग है। और अगर आपने सेंटर के ऊपर निकालना है, एट सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो पी पॉइंट अगर यहाँ पे होता तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो एक्स की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो एक्स की वैल्यू 0 डालते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये मैंने आपको एक इंटीग्रेशन मेथड सिखाया है, जिससे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। एक पॉइंट चार्ज के लिए तो सीधा रिजल्ट है हमारा कूलम्स लॉ से जो आया है, बट अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियरली भी हो सकती है, सरफेस के ऊपर भी हो सकती है, तो फिर हमें कुछ ऐसे करना पड़ेगा। आप अपने घर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर रॉड निकाल सकते हो। हमारे पास एक रॉड है, लीनियर रॉड है, इस लीनियर रॉड के आपको कुछ भी दिया सकता है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे निकाल सकते हो, एक्सियल पॉइंट पे निकाल सकते हो। तो आपने फिर वही करना है, स्मॉल dl कंपोनेंट कंसिडर करना है जिसके ऊपर dq पॉइंट चार्ज होगा, इसके कारण निकालना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है, एंड फिर आप लोग कर सकते हो। तो ये चीज़ आपने जरूर करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। इस डेरिवेशन को आप करके देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ये आ भी सकता है पेपर में। तो इसको इंटीग्रेशन मेथड से, इसका एक इजी मेथड भी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसको। तो इसके आप, बट फॉर द टाइमिंग आप इसको बिल्कुल जैसे मैंने रिंग के लिए किया है वैसे करके देखिए, और लेट्स सी आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।